मिलता है फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स भी हैं या फर्स्ट सेकंड फाइनल ईयर स्टूडेंट्स आर देयर एंड दिस गैदरिंग राइट फाइन आई ट्राई टू मेक इट वेरी सिंपल थिंग्स मुझे ज़्यादा कॉम्प्लेक्स बनाने की जरूरत नहीं है राइट तो जैसे अभी डॉक्टर पुरत ने बोला कि दिस इज द प्रॉब्लम दैट अटैक्स द माइलिन शीथ ऑफ द नर्व राइट नर्व की फंक्शन डिपेंड करती है आपके माइलिन जितना अच्छा माइलिन उतनी अच्छी ट्रांसमिशन उतना अच्छा फंक्शन है क्योंकि ट्रांसमिशन जब होगा तो आपके जो पेरिफेरीज हैं बॉडी के आपके हाथ आपके पाँव दे आर गोइंग टू वर्क प्रॉपर्ली राइट तो जब डीमाइलिनेशन में प्रॉब्लम होगा तब सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाएंगी तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट and the important thing about this multiple sclerosis is that nerves start showing demyelination right वो जो इन्होंने बता दिया आपको कि ऑटोइम्यून सिस्टम है ऑटोइम्यून रिएक्शन है बॉडी में एंटीबॉडीज जनरेट होती हैं क्रिएट होती हैं तो वो अटैक करते हैं अपने ही माइलिन शीथ को फाइनली एट व्हाट इज द एंड प्रोडक्ट इज दैट इट लीड्स टू डीमाइलिनेशन ऑफ नर्व्स राइट तो प्रॉब्लम वहीं से स्टार्ट हो जाती है क्योंकि जब डीमाइलिनेशन हो जाता है एंड देन इट affects each and every part of the body, right? The effector system that actually has to work. चाहे आपकी lower extremity है, trunk है, upper extremity. As they already told you that it affects the young lower, then that's why it's called as great crippler of the young adults because disability is to it depends. It basically has different variants, as she told. It has got relapsing, remitting. It has got primary progressive, secondary progressive. But overall, in general, multiple sclerosis is a crippling disability. You बहुत ज़्यादा तंग करता है patient, right? Then, at last, early diagnosis becomes very critical. क्योंकि जब जितनी जल्दी diagnosis होगी, उतना जल्दी treatment start हो जाएगा, and better will be the outcomes, right? This is the story. You can on left hand side you can see the nerve fiber. It's completely intact. इसकी myelination बहुत अच्छी है. And then the further on the right hand side you can see that myelin sheath is getting disintegrated, right? तो आप देखो last वाले picture में क्या हुआ है? क्योंकि जब myelin sheath रखा नहीं तो जो न्यूरॉन या नर्व सेल की जो ट्रांसमिशन है वो खत्म है राइट दिस इज द क्रक्स ऑफ मल्टीपल स्क्लेरोसिस दैट द myelin gets disintegrated and it hampers the function of a nerve cell right grossly MRI में अगर आप देखोगे तो these are the changes वो जो आपको राइट हैंड साइड से वो जो वाइट शेड्स दिख रहे हैं MRI पे राइट these are all demyelination या एरियाज ऑफ डीमाइलिनेशन क्योंकि उतनी ह्यूज लेवल पे डीमाइलिनेशन हो जाती है एंड इट कैन इजीली पिक अप ऑन एमआरआई राइट हाँ नाउ दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट दैट आई एम फोकसिंग मोर ऑन मैनेजमेंट अभी जो मैं आपको मैनेजमेंट बताऊंगा इट विल बी फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ जनरल न्यूरो रिहैबिलिटेशन डेफिनेटली इज गोइंग टू फोकस ऑन मल्टीपल स्क्लेरोसिस but it's going to make your life easier as we have professionals कि एक patient with neurological problem कैसे आप approach करोगे as physiotherapist right first and foremost आप जो भी improvements चाहते हो patient से right जो भी improvements आप expect करते हो patient से those improvements should be functional improvements मतलब आप ऐसी जो ट्रीटमेंट लेवल आपका इतना अच्छा होना चाहिए कि पेशेंट की फंक्शंस में इंप्रूवमेंट दिखना चाहिए आप से फॉर एग्जांपल कोई पेशेंट है आपके पास आया चल नहीं पा रहा है राइट आफ्टर सम टाइम गेटिंग ट्रीटमेंट फ्रॉम योर साइड he should be able to walk he should be able to resume his daily activities that's what your focus has to be क्योंकि यूजुअली हम क्या करते हैं मैं हर जगह बोलता हूँ ये as we have professionals what we try to focus more on is कि इसका रेंज कितना बढ़ गया राइट स्पास्टिसिटी कितनी कम हो गई इसका बैलेंस कोऑर्डिनेशन कितना ठीक हो गया बट इन सारी चीजों का जो एंड प्रोडक्ट है ना दैट्स फंक्शनल इंप्रूवमेंट जब अगर ये मान लीजिए आपके पास कोई पेशेंट आता है
जहाँ पे ये सारी चीजें ठीक है बट ही इज नॉट एबल टू डू हिज फंक्शंस, तो उस ट्रीटमेंट का कोई ज्यादा फायदा नहीं है, बिकॉज पेशेंट हैज टू फंक्शन, he is an important part of the society, he has some social responsibilities, right? हाउसवाइफ है, उसको घर पे खाना बनाना है, उसको घर का काम करना है, घर की देखभाल करनी है, कोई ऑफिस गोइंग है, he has to walk, he has to go to office, he has to perform things there. So first what you will have to do is, as rehab professionals, आपको define करना है कि patient कौन, patient की expectations क्या है, patient का role क्या है सोसाइटी में. अगर ये हाउसवाइफ है तो यू हैव टू ट्रीट पेशेंट अकॉर्डिंगली. आप ये नहीं कर सकते कि जो सेट ऑफ क्राइटेरिया, जो सेट ऑफ गोल्स आपने एक हाउसवाइफ के लिए सेट किए हुए वो किसी और पेशेंट के लिए भी सुटेबल हो नहीं है, राइट? सो इट इज ऑलवेज टेलर मेड. आपको क्या करना, आपको कस्टमाइज करना पड़ेगा ट्रीटमेंट. दैट डिपेंड्स ऑन द सोशल रिस्पांसिबिलिटीज and the expectations that you have from the patient, right? So first thing that's really important is that improvement कहाँ पे मिलना चाहिए, आप कहाँ देखना चाहिए, function, right? I'll tell you what this functional improvement is, right? Task specific training, हम ये लोग ये चीजें हम लोग नहीं करते हैं. अगर आपको कोई भी टास्क में इम्प्रूवमेंट चाहिए ना, you have to make patient do that task. ऐसा नहीं है कि आप बोल रहे हो कि पेशेंट को चलना है, अच्छे से चलना है, then you don't make him walk and expect कि पेशेंट चलेगा नहीं. जो जिस चीज में आपको इम्प्रूवमेंट चाहिए वो काम आपको पेशेंट से कराना है. That's the important part of the neuro rehab. या कोई भी rehab, we are talking about neuro rehab, right? Self reference outcome measures. Usually हम क्या करते हैं कि clinical practice में we have a lot of outcome measures, जो scales हम use करते हैं. बहुत सारे आप लोगों ने थोड़ा बहुत पढ़ा होगा उनके बारे में, right? You have modified ISO scale, you have functional independence measure, you have Basel index and things like that, जिसे हम recovery measure करते हैं ना. लेकिन जरूरी नहीं है कि हर थेरेपिस्ट के पास या हर rehab professional के पास ये सारी scales available हो and he'll be able to rate the recovery on those scales. ऐसा जरूरी नहीं है. आप कोई ऐसा आउटकम मेजर बना सकते हैं एज rehab प्रोफेशनल, आप कुछ भी कर सकते हैं. वो मैं आपको बताऊंगा कैसे हम सेल्फ रेफरेंस आउटकम मेजर्स बनाते हैं. these three things are very crucial, very critical to the neuro rehab. अगर आपको अच्छे से neuro rehab करना है, and if you want to see improvement at the functional level, not at the impairment level, right? Impairment level improvement कुछ और होता है और functional level improvement कुछ और होता है. In multiple sclerosis, we have a lot of areas to work on. We have pain management, exercise training, over a period of time. When a person becomes disabled, definitely his aerobic capacity will definitely be compromised. ठीक है? ये सारी चीजें ऐसा fatigue management, जब माइग्रेनेशन है नहीं, तो definitely जो ये patients हैं, easily fatigue up हो जाता है. तो बहुत सारे areas में we need to work as we have professionals. आप लोगों के लिए मैंने 2-3 एरियाज, क्योंकि इतने कम टाइम में इतने सबको कवर करना इज वेरी डिफिकल्ट और आप भी कोप अप नहीं कर पाएंगे, राइट? तो मैंने कुछ इंपॉर्टेंट चीजें ली हैं. आई हैव टेकन सम इंपॉर्टेंट एरियाज विजिबली द मैनेजमेंट ऑफ मल्टीपल स्क्लेरोसिस, जो आप बाकी सारी न्यूरो रिहैब एक्टिविटीज में भी यूज कर सकते हो, राइट? फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट स्पास्टिसिटी मैनेजमेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आपको पता हो मल्टीपल स्क्लेरोसिस इट हैज टू बी अ डायलॉग. ठीक है, आप लोग क्वेश्चन भी कर सकते हैं, मेरे को बीच में रोक भी सकते हैं. ये डायलॉग होना चाहिए, मोनोलॉग नहीं होना चाहिए, राइट? मैं आपको थोड़ा सा समझा रहा हूँ, मैं आपको थोड़ा सा इंसाइट दे रहा हूँ कि हम जो भी है हैज टू बी, राइट? स्पास्टिसिटी मैनेजमेंट आपने पढ़ा होगा, कौन स्पास्टिसिटी ये है वो है, लेकिन आप मैनेज कैसे करते हैं? इट डिपेंड्स. आप स्पास्टिसिटी को देखते कैसे हो? अच्छा, a lot of misconception about the spasticity is that it can not be treated. It can not be treated. बोलते हैं ना कि पेशेंट में spasticity आ गई, अपर मोटर न्यूरॉन लीजन आ गया, उसमें spasticity है, तो उसको हम ट्रीट नहीं कर सकते, राइट? ये एक क्लिनिकल बिलीफ है हमारी as but ऐसा नहीं है. We can treat spasticity. I'll tell you the way, right? हाँ,
We cannot completely take it off, but we can just manage it so that the patient can perform some activities at the functional level. लेकिन ऐसी भी चीज नहीं कि इसको हम बिल्कुल मैनेज नहीं कर सकते. Second most important area in multiple sclerosis, मैं multiple sclerosis की बात कर रहा हूँ इस टाइम पे. Balance and coordination. See, अगर आपने पढ़ा होगा, multiple sclerosis has some liking for three important structures in the body. One is corticospinal system. अगर आपने सुना होगा pyramidal system, cortex to the spinal cord, right? जिससे हमारा ये voluntary function coordinate हो रहा है. What is the importance of corticospinal system in our body is that it helps us to perform voluntary actions. मैं चल रहा हूँ because of corticospinal system. मैं खा रहा हूँ hand to mouth activities because of मैं कोई musical instrument बजा पा रहा हूँ only because of my corticospinal system. So this multiple sclerosis has got a special liking for these areas, these structures. One is the corticospinal system. तो उसी क्या होगा upper motor neuron lesion होगा and the most important sign in the upper motor neuron type of syndrome is spasticity. Fine, वो चीज cover हो गया. The second most important structure in the body, that is cerebellum, अगर आपने सुना होगा, that deals more of balance and coordination in the body. So this multiple sclerosis has got a special liking for cerebellum also. First is corticospinal system, जिसकी वजह से ये सारी spasticity and then hyperreflexia and all those things, right? Second is cerebellum. It is definitely going to be leading to some problems in balance and equilibrium and balance and coordination, right? Third is definitely when you have spasticity, when you have balance and coordination problems, you will definitely face problems in locomotion, that is mobility, gait, right? और एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ, central nervous system means brain, spinal cord, and any other structure that is included in central nervous system. पढ़ा होगा आपने anatomy में? Optic nerve. Optic nerve is a part of central nervous system. ये आप याद रखें. It's a cranial nerve. Usually हम क्या बोलते हैं cranial nerves? Cranial nerves are peripheral nervous spine, है ना? Peripheral. It makes peripheral nervous system. नहीं, जो हमारी optic nerve है, it is a part of the central nervous system क्योंकि embryonic life में it is a direct extension from your brain. तो तीन चीजें आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम में आती हैं, ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड एंड ऑप्टिक नर्व. अच्छा, अभी जो हम मल्टीपल स्क्लेरोसिस की बात कर रहे हैं, इट हैज गॉट स्पेशल लाइकिंग्स फॉर ऑप्टिक नर्व आल्सो क्योंकि इट्स अ सेंट्रल नर्वस सिस्टम डिजीज. It affects your brain, it affects your spinal cord, at the same time it affects your optic nerve. So you will have symptoms and signs related to the vision, right? So I have taken these three important things that I'll be, demonstrating practically today: spasticity management, balance and coordination, and locomotor training. This is what. One more important thing. This disease has got a special liking for, अगर आपने spinal cord की anatomy अच्छे से पढ़ी होगी, it's got the anterior wide column and posterior wide column. पढ़ा होगा ना आपने, जब आप क्रॉस सेक्शन लेते हैं तो एक एरिया आता है posterior wide column जिसके थ्रू हमारे कुछ ट्रैक्स साइड पर जाते हैं. The function of those is lemniscal system. आपने पढ़ा होगा, है ना? Tracks of gall and Goddard. पढ़ा ना आपने? नहीं पढ़ा. ये जो posterior part है आपका spinal cord का, it gives passage to some important tracts that give information about the position of joints. आपने सुना होगा proprioception and synesthesia. ये जो tracts है ना, ये जो information जाती है, ये यहीं से जाती है. Posterior wide column of the spinal cord, right? तो इसमें भी demyelination होना स्टार्ट हो जाता है when it comes to multiple sclerosis. तो इससे क्या होगा? इससे डेफिनेटली बहुत सारी चीजें अफेक्ट हो जाएंगी when it comes to balance. तो बैलेंस हम बैलेंस की बात करें या कोऑर्डिनेशन की बात करें, क्योंकि अब जब चल रहे हो ना, यू नो कि आपकी जो जॉइंट पोजीशन है स्पेस में कहाँ है. आई एम स्टैंडिंग राइट नाउ एंड आई नो व्हाट इज द पोजीशन ऑफ माय नी जॉइंट, व्हाट इज द पोजीशन ऑफ माय हिप जॉइंट, राइट?
ये कैसे पता चल रहा है मेरे को? Only because of the posterior right column tracts. जब इसकी demyelination होगी तो definitely I will not be able to recognize where my joints, where exactly what amount of tension my muscles have. तो मेरे को अपनी body के बारे में कुछ पता नहीं चलेगा, right? तो उसकी वजह से क्या होगा? तो आपका balance गड़बड़ होना start होगा. As I have already discussed, what is spinal tract? This is posterior right column. अगर आप इस पिक्चर की तरफ देखें, वो देखो posterior part, it gives passage to these important tracts that are called as posterior right column tract. Cerebellum affected by cerebellar signs होंगी. Now we'll come to management. एक model change, one voluntary model. I want that I can demonstrate some important things to you. कोई भी बंदा है. पूरा कोई भी लड़का. Anybody. हेलो. Maybe अगर आप मेरे को अच्छे से देख पाएं तो ठीक है, नहीं तो आप एक थोड़ा सा सर्कल बनाएं तो आप हमारे पास ये एक बड़ा सा सर्कल बनाइए. लाइट ऑन करो बस. ये वाली लाइट ऑन. आ जाओ बच्चे जल्दी, so that we can save some time. क्योंकि इतने कम टाइम में इसको बोलना मुश्किल है मेरे लिए. Right? अच्छा, मुझे ये बताइए, it has to be a bilateral conversation. ये सिर्फ मैं नहीं बोलूँगा, आप भी बोलेंगे. What do you know about spasticity? क्योंकि MS में है, sorry, so that they can see. Around 80% of patients suffer from spasticity, some degree of spasticity. कुछ पेशेंट्स में माइल्ड टू मॉडरेट स्पास्टिसिटी होगी, कुछ पेशेंट्स में सीवियर होगी, बट 80% ऑफ पेशेंट्स दे सफर फ्रॉम स्पास्टिसिटी. तो स्पास्टिसिटी का जो मैनेजमेंट है वो बहुत जरूरी है, राइट? नाउ व्हाट डू यू नो अबाउट स्पास्टिसिटी? Abnormal increase in tone, yes, बोलो. Pathological condition, muscle tone अपने muscles increase due to various reasons. एक सर जैसे multiple sclerosis में सर डिस्कस किया, तो इसमें सर demyelination है, तो ये कॉज भी हो सकते हैं, इसमें सर simplicity increase होगी. Fine. Upper motor neuron syndrome जहाँ पे भी होगा ना, वहाँ spasticity होगी. You have to make a difference between upper motor neuron system and lower motor neuron system. Upper motor neuron syndrome and lower motor neuron syndrome. MS belongs to the first category, that is upper motor neuron syndrome, right? Now, as clinicians, what we do is, update your spasticity. आपने बोला कि it is abnormal increase in tone, fine, but it often involves only one group of muscles. ये आपको याद रखना पड़ेगा, right? अगर आप बाकी सारे एबनॉर्मल टोन की बात करें ना, तो दोज syndromes of tone involve both the groups of the muscles in an extremity या in the trunk, in lower extremity, upper extremity. But spasticity की हम जब बात कर रहे हैं, it affects only one group of muscles, or you can say relativity disproportionate होती है. एक मसल ज्यादा इन्वॉल्व होगी, एक कम होगी, लेकिन एक मसल डेफिनेटली ज्यादा इन्वॉल्व होगी. तो say for example, for the sake of simplification, we'll take biceps. ठीक है, अगर biceps spastic है तो कौन सा मसल या कौन सा मूवमेंट हमारा डिफिकल्ट बन जाएगा, ये बताओ. फ्लेक्शन. Who say flexion? Raise your hands up. Pronation. Wait, flexion कौन बोल रहे हैं? अगर I'll repeat my question. अगर biceps spastic है तो which movement will be affected? Pronation. Who say extension?
कौन है एक्सटेंशन के साथ? रेज योर हैंड्स अप। डरने के बगैर हाँ डरो नहीं, मैंने बोला ना। प्रोनेशन। Who is with extension? कोई तो होगा ना, एक्सटेंशन कौन बोल रहा है? अच्छा कोई बात नहीं। Who is with flexion? Who is with flexion? आप किसी के साथ ही हो? Your with flexion, it is the extension that's going to get affected. You will have to understand. आपको पहले मसल फंक्शन अंडरस्टैंड करनी पड़ेगी। फंक्शन ऑफ बाइसेप्स इज टू फ्लेक्स। अगर बाइसेप्स स्पास्टिक है तो व्हाट विल हैपन? इट्स गोइंग टू लिमिट द एक्सटेंशन। सो एक्सटेंशन इज गोइंग टू बी द प्रॉब्लम, नॉट द फ्लेक्शन। फ्लेक्शन में भी ऑब्वियसली वीकनेस होगी, बट ज्यादा प्रॉब्लम जो बनेगी ना, दैट विल बी इन द एक्सटेंशन। सो नाउ एज क्लिनिशियंस व्हाट डू यू डू टू ट्रीट स्पास्टिसिटी? आप क्या करते हो? पैसिव मूवमेंट्स और स्ट्रेचिंग करते हो, ठीक है। कौन सी स्ट्रेचिंग? पैसिव स्ट्रेचिंग करते हो आप? फाइन। एंड नेक्स्ट कुछ और? होल्ड रिलैक्स, गुड। एनीथिंग एल्स दैट यू यूज फॉर नॉर्मलाइजिंग द टोन ऑफ द मसल? सर ये सॉफ्ट टिश्यू रिलीज वगैरह, यस। हाँ नीडिंग, दैट कम्स अंडर दिस। अच्छा, मैं आपको थोड़ा सा डिफरेंट बताऊंगा, राइट? व्हेन वी टॉक ऑफ पैसिव मूवमेंट्स, हमेशा हमें पैसिव मूवमेंट्स पे रिलाई नहीं करना चाहिए, चाहे ये सिंपल मूवमेंट हो या पैसिव स्ट्रेचिंग हो, राइट? What we need to encourage in the patient who is suffering from spasticity is active stretching or active movements, ठीक है? अगर हम किसी भी स्पास्टिक मसल से, यहाँ पे हम बाइसेप्स की बात कर रहे हैं, थोड़ी बहुत फंक्शन तो मौजूद होती है किसमें? बाइसेप्स में। आप जब भी किसी पेशेंट को देखें ना, मूवमेंट्स चेक करें उसकी, थोड़ी बहुत फ्लिकर हो या फ्लिकर से ज्यादा हो, कंट्रैक्शंस विल बी अवेलेबल और द एक्शन विल बी अवेलेबल, बट उसको थोड़ा सा उसको पोटेंशिएट करना है, उसको बढ़ाना है। वो कैसे बढ़ाओगे वो मैं बताऊंगा आपको, राइट? तो हम क्या गलती करते हैं? वी ऑलवेज गो फॉर सम पैसिव मूवमेंट्स, पैसिव स्ट्रेचिंग, जिससे हमें ज्यादा कोई रिलीफ नहीं मिलता है। तो व्हाट वी नीड टू डू इज we need to shun this concept, shun from this concept, shy away from this concept कि एक ये जो spasticity ये बहुत कुछ खतरनाक चीजें नहीं है, राइट? ये मैंने बता दिया आपको कि spasticity कोई deadly problem नहीं है, it can be treated, और if it's not completely treated, it can be managed, जिससे थोड़ा सा हमें functional level achieve होगा। Second is ये जो passive चीजें आप कर रहे हो ना, this is going to give you nothing. There is always a mechanism. Mechanism क्या है? अगर आपने फिजियोलॉजी तो पढ़ी होगी आपने ना, हैव यू हर्ड अबाउट रेसिप्रोकल इनहिबिशन? व्हाट इज दैट? yes when a muscle or a group of muscles act, the opposite group of muscle or opposite muscle gets inhibited automatically. ये कुदरत ने हमारे अंदर रखा हुआ है रेसिप्रोकल इनहिबिशन, कि अगर हमारा बाइसेप्स काम कर रहा है ना इस टाइम पे, ट्राइसेप्स ऑटोमेटिकली इनहिबिट हो रहा है। अगर नहीं होता तो मूवमेंट होता ही नहीं। इमेजिन आपका बाइसेप्स एंड ट्राइसेप्स आर वर्किंग साइमल्टेनियसली, क्या होगा? मूवमेंट नहीं होगा ना। ट्राइसेप्स विल ट्राई इट्स ओन थिंग, बाइसेप्स विल ट्राई टू बेंड द एल्बो, तो लेकिन मूवमेंट रिजल्टेंट कुछ नहीं मिलेगा आपको। देयर विल बी नो मूवमेंट रिजल्टिंग फ्रॉम दिस। दैट्स व्हाट इज कॉल्ड एज को-कंट्रैक्शन। को-कंट्रैक्शन का कांसेप्ट सुना आपने? नहीं होगा कुछ। For a movement to take place, you need to have reciprocal inhibition. Now, अगर वही reciprocal inhibition का concept मैं यहाँ पे use करूँ to treat spasticity, to deal with spasticity. Say your biceps is spastic, ये मैंने बता दिया आपको. Now, if you have some function available in triceps, why don't you use it? आप इसको use करो ना. Ask patient if, see, this is against the gravity movement. अगर patient उतना ज्यादा वीक है या उतनी ज्यादा इम्पेयरमेंट है पेशेंट में, तो अगेंस्ट द ग्रेविटी नहीं हो पाएगा, ठीक है? आप ग्रेविटी एलिमिनेटेड प्लेन में कर सकते हैं, राइट? आस्क या टुवर्ड्स द ग्रेविटी तो ज्यादा इजी हो जाएगा, राइट? तो व्हाई डोंट यू आस्क द पेशेंट टू पुश डाउन, स्ट्रेटन अप, यस। तो विद दिस व्हाट आई एम गेनिंग, इससे मैं क्या कर रहा हूँ? इससे मैं ट्राइसेप्स को एक्टिवेट कर रहा हूँ, बट ऑटोमेटिकली वो जो सर्किट है ना, किसका? रेसिप्रोकल इनहिबिशन का, वो एक्टिवेट हो रहा है। सो यस, देयर विल बी सम इनहिबिशन इन द biceps. What we need inhibition in biceps.
तो पैसिव मूवमेंट करने का कोई ज़्यादा फायदा नहीं है। हाँ, थोड़ा सा अगर आपको जॉइंट रेंज ऑफ मोशन आपको मेंटेन रखनी है, जॉइंट स्टिफ नहीं होना चाहिए, इफ दैट इज योर ऑब्जेक्टिव, राइट, तो यू कैन गो हेड विद द पैसिव मूवमेंट्स। अदरवाइज व्हेन इट कम्स टू स्पास्टिसिटी उतना ज़्यादा सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट आपको स्पास्टिसिटी में नहीं मिलेगा, राइट। अच्छा, यूजुअली अपर एक्सट्रीमिटीज में कौन कौन सी मसल स्पास्टिक हो जाती है? कोई भी, मान लो स्ट्रोक हो गया या मल्टीपल स्क्लेरोसिस हो गया, देन इफ यू टॉक ऑफ स्पाइनल कॉर्ड इंजरी, दैट्स आल्सो अपर मोटर न्यूरॉन टाइप, है ना। तो कौन सी मसल्स आपको ज्यादा स्पास्टिक लगेंगी? ये तो बता दिया मैंने आपको, एल्बो फ्लेक्सर्स, दैट इज बाइसेप्स, ओके, टू सम एक्सटेंट डेल्टॉइड, ठीक है, फाइन। नीचे डिस्टल मसल्स आप बता सकते हो मेरे को कौन कौन सा? forearm flexors, that is wrist flexors, right, and finger flexors, this is, and then pronators. यही आपका पैटर्न होता है ना स्पास्टिसिटी का, राइट। सो यूजुअली व्हाट वी ट्राई टू डू इज, अगर हम पैसिव स्ट्रेचिंग की बात भी करें तो हम क्या करते हैं, we basically don't consider few things that are very important in terms of handling this spastic muscle, right. हम क्या करते हैं, we try to overstimulate this palm area. Usually अगर हम देखें spasticity को जब हम ट्रीट करते हैं तो we are not supposed to touch this area. उसका एक रीज़न है, रीज़न ये है कि कुछ रिफ्लेक्सेस होती हैं हमारी बॉडी में, those are called as primitive reflex, वो आप हायर क्लासेस में पढ़ोगे, ठीक है। those primitive reflexes get activated अगर हम यहाँ पे टच करें। उसमें से एक मैं एग्जांपल दूंगा, पामर ग्रास्प एक रिफ्लेक्स है जो एक्टिवेट हो जाएगी अगर हम इस एरिया को टच करें या इस एरिया को स्टिमुलेट करें, फाइन। तो हमें क्या करना है, वी डोंट हैव टू टच दिस एरिया, राइट। मोर इंपॉर्टेंट रूल इज कि अगर ये पेशेंट का लेफ्ट साइड है, it has to be your right side that has to stretch. जो स्ट्रेचिंग हैंड आपका होगा ना, that has to be right side. हम यूजुअली क्या करते हैं, पेशेंट आया, स्पास्टिसिटी है, ये पेशेंट का लेफ्ट साइड है, एंड देन वी ट्राई टू डू लाइक दिस। नहीं, इट हैज अ प्रॉपर प्रोसीजर। प्रोसीजर क्या है, इफ इट इज ये ज्यादा डिजायरेबल है, कर तो वैसे भी सकते हो आप, ऐसा कुछ नहीं है, बट द डिजायरेबल वे ऑफ परफॉर्मिंग दिस स्ट्रेच इज दैट इफ इट इज पेशेंट्स लेफ्ट साइड, इट हैज टू बी राइट साइड, राइट। सो इट हैज टू बी लाइक दिस। If I need to, stretch the forearm flexors, my stabilization has to be at the elbow joint, and then my pull has to be towards, or push has to be towards the extension, not deflection, right? Extension. अच्छा, इसका बताओ मुझे आप, क्या क्राइटेरिया है, कितने टाइम तक हमें स्ट्रेच, ये मैं फिलहाल पैसिव स्ट्रेच की बात कर रहा हूँ, जो डिजायरेबल नहीं है स्पास्टिसिटी मैनेजमेंट। आई विल टेल यू सम एक्टिव स्ट्रेचिंग प्रोसीजर्स आल्सो। इसका टाइम लिमिट कितना होता है? 5 to 10 seconds? No. एबनॉर्मल मसल में ये जो स्पास्टिक मसल्स होती है ना, these are all abnormal muscles, right? ये कोई नॉर्मल स्पैज्म नहीं है मसल का। इंजरी होगी तो मसल गार्डिंग होगी तो दैट्स नॉर्मल स्पैज्म, राइट। ये एबनॉर्मल टोन दैट यू हैव टू मेक श्योर दैट यू हैव टू कीप इन योर माइंड कि स्पास्टिसिटी जो है, दिस इज एबनॉर्मल टोन। तो इसको ट्रीट करने के लिए 5, 10 सेकेंड, 15 सेकेंड का स्ट्रेच काम नहीं आएगा। इट हैज टू बी एक्सटेंडेड ओवर अ पीरियड ऑफ मिनट्स, ठीक है। 1 मिनट से हम स्टार्ट करके 2 मिनट, 3 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट तक, 10 मिनट तक, 30 मिनट्स तक हम जा सकते हैं। बट ये जो 5-10 सेकेंड का हम स्ट्रेच देते हैं ना पेशेंट को, इट्स नॉट गोइंग टू यील्ड मच टू अस। इससे बहुत सारी चीज़ें हमें और स्पास्टिसिटी में उतना ज़्यादा फर्क हमें नहीं दिखता। पहली चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ कि प्रेफर एक्टिव और पैसिव। पैसिव को आप कम ये दे दो प्रेफरेंस देन दैट ऑफ एक्टिव। मैं कुछ वेज आपको बताऊंगा जहां से हम एक्टिव स्ट्रेच भी कर सकते हैं मसल में, राइट। सो ये वन मोर इम्पोर्टेंट थिंग इज यू हैव टू मेक श्योर दैट the stretch that you're performing has to be a slow, it has to be a gradual and sustained stretch. आप सडनली इसको स्ट्रेच करोगे ना तो व्हाट्स गोइंग टू हैपन, इट्स गोइंग टू बिकम काउंटर प्रोडक्टिव। काउंटर प्रोडक्टिव ये होता है कि ये उल्टा काम कर रहा है, ये आपकी स्पास्टिसिटी बढ़ा रहा है ना कि घटा रहा है, ठीक है, क्योंकि इट इज अ वेलोसिटी डिपेंडेंट इंक्रीज इन मसल टोन। व्हाट इज स्पास्टिसिटी?
अगर आपने खुद भी देखा होगा जब when you deal with the patients, जो भी spastic muscle होगी ना, आप you try to make speedy movements, आपको resistance ज़्यादा मिलेगी, है ना? You feel more of resistance, तो that's why it is velocity dependent. आप आराम से इसको stretch करो, तो आपको जो resistance है muscle की वो कम मिलेगी, and then you are able to gain further range of motion that is desired, right? तो 80% of patients suffering from spasticity, कौन? Multiple sclerosis के patient, तो it becomes a very important area that you have to focus on. Velocity dependent increase in muscle tone. अच्छा, ये जो चीजें मैं बता रहा हूँ, these things are generalizable in various other categories also, just like stroke, and then spinal cord injury and other upper motor neuron type of syndromes. ये जो मैं आपको चीजें बता रहा हूँ, ये आप generalize कर सकते हो. ऐसा नहीं कि ये सारी चीजें मैं जो बता रहा हूँ ये confined है या limited है to multiple sclerosis, नहीं. You can generalize these things, right? Upper extremity muscles, more tendency to become spastic, elbow flexors, wrist flexors, finger flexors, lower extremities, adductors, your hamstrings, and then gastrocnemius. Factors affecting tone to be considered, वो बहुत ज़रूरी है. उसमें से एक factor मैंने आपको बता दिया, you have to control the speed of the movement. That's very important. अच्छा, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनसे spasticity automatically बढ़ेगी. Just like patient ठीक नहीं है, बीमार है, feverish है. आपने देखा होगा clinical practice में कि patient अगर बीमार है, अगर थोड़ा febrile लग रहा है, तो उसकी जो टाइटनेस है मसल्स की वो बहुत ज़्यादा है, या अगर स्ट्रेस लेवल है पेशेंट में, तो दीज आर ऑल फिजियोलॉजिकल प्रोसीजर्स जिनसे या फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस जिससे टोन आपका बढ़ेगा, काम नहीं होगा. नेक्स्ट स्लाइड. हाँ, वही मैं बता रहा था, कन्वेंशनल स्ट्रेच जो हम देते हैं, फंक्शनल स्ट्रेच. अब मैं आपको बताऊंगा फंक्शनल स्ट्रेच क्या है. खड़े रहो बेटा. See, this way, yeah. Again the same thing. Imagine कि जो forearm flexors हैं वो spastic हैं. Now you need to stretch. तो conventional stretch क्या है? आप you will stretch it like this. यही है ना conventional जो हम use करते हैं, जो traditional way of stretching the muscle. But मेरा different है. मैं जो बताना चाहता हूँ आपको. Have the patient achieve this position? Right, and ask the patient to. एक example मैं दे रहा हूँ. You can set up your own ways of treatment or active stretching. What you can do is you ask the patient to reach for something. आप थोड़ा सा reach करो. What is happening? You tell me what you are feeling, right? हाँ, exactly. कहाँ मिल रहा है? कम हो रहा है ना, कहाँ पे कम हो रहा है? हाँ, ऐसे ज़्यादा स्ट्रेच आ रहा है, ऐसे कम आ रहा है. ठीक है. नहीं, imagine कोई पेशेंट है, उसकी पोजीशन ये है, राइट? उसकी कंप्लीटली जो हाथ है उसका क्लॉड है, कंप्लीटली बहुत ज़्यादा डाउन है, राइट? नाउ व्हाट यू नीड टू डू इज, आप ज़्यादा उतना फिजिकल बर्डन नहीं लेना चाहते हैं, तो आप थ्रू एक्टिविटीज उसको ट्रीट करना चाहते हैं. तो व्हाट यू कैन डू इज अचीव दिस पोजीशन. You can simply stay in this position, or you can reach out forwards like this. So what is happening? Indirectly, वेट बेयरिंग हो रही है, पेशेंट खुद कर रहा है, फंक्शन कर रहा है, राइट? एंड ऑटोमेटिकली मसल स्ट्रेच हो रही है. ये अच्छा है, ये स्ट्रेच अच्छा है देन दैट ऑफ द पैसिव स्ट्रेच जो मैं दे रहा था इससे पहले, राइट? सो माय पॉइंट इज, मैं थोड़ा सा आपको डायरेक्शन में ले जा रहा हूँ. ऑलवेज ट्राई टू go for active procedures that of passive, right? ये एक हो गया. अच्छा, फंक्शनल स्ट्रेच और क्या फंक्शन आप इनकॉर्पोरेट कर सकते हो इस चीज? व्हाट इज देयर एनी अदर एक्टिविटी दैट यू कैन यूज? बताओ. डिफरेंट डायरेक्शंस में इसको कर. यस, अगर आप फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रहे हो, यू कैन रीच आउट इन डिफरेंट डायरेक्शंस, तो आपका नेट रिजल्ट है जो आउटकम सेम रहेगा, राइट? योर ऑब्जेक्टिव इज टू स्ट्रेच दीज मसल्स एंड योर ऑब्जेक्टिव फ्रॉम द पैसिव प्रोसीजर्स. तो ये एक एक्टिव प्रोसीजर है, बहुत अच्छा वो हो जाता है. एट द सेम
अगर आप यहाँ से आपको थोड़ा सा फटीग फील हो जाएगा. How? Because extensors are working. ये ऑप्टिमल पोजीशन है एक्सटेंसर्स, राइट. क्या होगा, एक्टिवेशन किन का होगा, आपके रिस्ट एक्सटेंसर्स का. तो रिस्ट एक्सटेंसर्स का एक्टिवेशन ऑटोमेटिकली वो इनहिबिशन का मैंने आपको पाथवे बता दिया, तो उससे भी थोड़ा इनहिबिशन इन फोरआर्म फ्लेक्सर्स में हो जाएगा. एंड दिस इज हाउ यू कैन डिक्रीज द टॉक्सिसिटी. अरे समझ में आ रहा है? बोर तो नहीं हो रहे हो? यू कैन आस्क मी अगर आपको कुछ डाउट है. वी स्टिल हैव मिनट्स फॉर, राइट. तो आप यस, ये जो सेट ऑफ एक्टिविटी मैं दे रहा हूँ, हाँ कुछ पेशेंट्स को लिए टाइम चाहिए, राइट. सो फॉर दैट थिंग यू नीड टू हैव सम पैसिव प्रोसीजर्स या स्प्लिंटिंग की जरूरत पड़ेगी आप. बट वंस पोजीशन पेशेंट डज एक्सटेंशन हिमसेल्फ, देखो कितनी हो रही है, थोड़ा सा एक्सटेंशन हो रहा है, राइट. किया ना, देन what I will do is I will resist flexion again. Hold, relax. और थोड़ा सा नीचे लेके जाओ, देखो कितना है, right. So instead of myself taking the elbow into extension, patient does himself, right. This is what is called as hold, relax with against contraction. Same is the case with contract, relax with against contraction, but the only difference between hold, relax and contract, relax is yes, exactly. hold, relax में हम क्या करते हैं, हम isometric contraction करते हैं. यहाँ पे मैंने करो जरा मूवमेंट, आई एम नॉट लेटिंग द पेशेंट मूव, उतना ज्यादा मूवमेंट में पॉसिबल नहीं करा रहा हूँ पेशेंट के लिए. सो दैट इज आइसोमेट्रिक, देयर इज नो मूवमेंट टेकिंग प्लेस, फाइन. बट कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स में क्या है, इट इज द आइसोटोनिक कंट्रैक्शन. दैट मींस कंट्रैक्शन और द मूवमेंट इज टेकिंग प्लेस टू सम एक्सटेंट. तो मैं थोड़ा सा इसको लेके जाओ ऊपर, अगेंस्ट द रेजिस्टेंस, वो लेके जाओ. दैट मींस मूवमेंट थोड़ा हो रहा है, right. So this is the difference between hold, relax with against contraction and contract, relax with against contraction. Then you have other tool in rehabilitation, that is neuromuscular electrical. कभी अगर time मिला फ्यूचर में, I'll show you how to stimulate muscles in order to decrease the spasticity of. अब थोड़ा सा इसको मैं explain करूँगा आपके लिए कि अगर आपको biceps, same example, biceps की spasticity कम करनी है, what you need to do is you need to stimulate biceps. हम क्या कर रहे हैं, हम उल्टा मसल ग्रुप ऑफ या उल्टा ग्रुप ऑफ मसल्स को स्टिमुलेट करके वो जो रेसिप्रोकल इनहिबिशन का जो सर्किट है उसको हम एक्टिवेट कर रहे हैं. फाइन, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज. सर ये CRAC is contract, एक पीछे वापस आ जाओ. Contract, relax with against contraction. Hold, relax is see, it is isometric contract. But contract, relax is अगर मैंने पेशेंट को ये जो स्ट्रेच किया बाइसेप्स को, उसके बाद मैं पेशेंट को टेक द एल्बो टुवर्ड्स या इनटू फ्लेक्शन अगेंस्ट द रेजिस्टेंस ले लो, but I am letting some movement to happen, right. So that is what is called as contract. Contract, relax means isotonic contraction is taking place, but hold, relax means isometric contraction is taking place. Fine. Both the procedures are used to normalize the tone. Fine. Next slide, please. See, these are two frames differentiating the passive stretch versus active stretch. See, जो frame on the left hand side है, इसमें हम क्या कर रहे हैं, इसमें the person is passively stretching the hamstrings to increase the which movement? Hip flexion, yes. Hip flexion जो है वो prime movement of concern है इस टाइम पे, right? तो उस चीज को बढ़ाने के लिए हम क्या करें? We are stretching the hamstring muscles. But अगर हम दूसरा एक केस ले लें, see, calf muscles, gastrosoleus. ये अच्छा नहीं है. आप पेशेंट को मैं ये एक्सपेक्ट नहीं करता हूँ कि एक मल्टीपल स्क्लेरोसिस पेशेंट या एक स्ट्रोक का पेशेंट ये वाली एक्टिविटी इतनी अच्छे से कर पाए, लेकिन यू कैन क्रिएट सम रेलेवेंट सेटअप जिसमें ये थोड़ा बहुत ये जो मैकेनिक्स इसमें दिख रहा है इस टाइम पे, ऐसा कुछ सेटअप बने कि वो थोड़ा फॉरवर्ड लाइंस करके
क्योंकि ये तो एक्टिविटी है ना, पेशेंट जब घर जाएगा he has to bend forward and he has to take something up from the floor या कुछ, तो what is happening automatically in MS or stroke, what's happening, active stretch taking place in the calf. So this is the difference between the conventional stretching and the functional or active stretching. Next slide. नेक्स्ट एरिया बैलेंस, जो मैंने बता दिया आपको, स्पास्टिसिटी का थोड़ा बहुत मैंने आपको बता दिया, जस्ट यू नो क्विक रिव्यू मैंने बता दिया आपको कैसे ट्रीट करते हैं. बैलेंस ट्रेनिंग, फर्स्ट लाइन स्टैटिक टू डायनामिक, दैट मींस यू स्टार्ट, अगर कोई भी बैलेंस आप ट्रीट कर रहे हो ना, मल्टीपल स्क्लेरोसिस, सेरेब्रल अटैक्सिया, कोई भी अटैक्सिया हो, देन स्ट्रोक, यू हैव स्पाइनल कॉर्ड, यू हैव यू नो अ नंबर ऑफ दीस न्यूरो सिंड्रोम्स. ये एक जनरल रूल है that you start with static activity, बड़ी एज की तरफ जाते हैं. What is the pattern? Pattern is this. जब हम खड़ा हो पाते हैं ना, then only we'll be able to move. अगर imagine a child who is not able to stand up properly, can we expect him to walk freely? No, he cannot do it. वो नहीं कर सकता. तो the rule is that you start with static activities and progress towards the dynamic activities. तो progression आपका भी वैसा ही होना चाहिए. जब आप patient को treat कर रहे हो ना, the importance of this rule is कि you start training patients in some static positions. Then only if you feel that okay he has mastered this level, you progress to the dynamic activity. Static positions like sitting, milestone positions है हमारी, right? Proprioceptive neuromuscular facility, again हम कहाँ की तरफ आ रहे हैं? PNF की तरफ आ रहे हैं. So एक चीज डॉक्टर आरिफा को बताओ कि PNF के लेक्चर्स, क्योंकि अगर हम न्यूरो रिहैब की बात करें, ये जो स्पेशल टेक्निक्स है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये एक इटसेल्फ इट्स अ वेरी वास्ट स्टडी. तो इसको करने के लिए शी इज डेफिनेटली गोइंग टू do all these things. But ये जो PNF है, MRP है, then neuro developmental treatment है, ये सारी techniques बहुत important है. तो these techniques are basically the crux of neuro rehab. अगर आपको अच्छे, then we have to you know specialize in neuro rehab. तो ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए, right? तो अब बैठ जाओ यहाँ पे बेटा, बैठ जाओ नीचे, sit as you want. आप मुझे ये बताओ, मल्टीपल स्क्लेरोसिस पेशेंट है आपके पास, सिटिंग इन दिस पोजीशन, इज दिस पोजीशन राइट पोजीशन टू सिट इन? ये पोजीशन ठीक है, सही है? अगर कोई पेशेंट बैठ रहा है इस पोजीशन में, आपको क्या लग रहा है, कोई गड़बड़ है या ठीक बैठ रहा है? क्या नाम है आपका? आदिल, ठीक से बैठ रहा है या हाँ? स्लाउच है ना, स्लाउच है, ये देखो अभी नहीं, ठीक है, अभी स्लाउच है. तो दैट मीन्स जो आदिल का जो ट्रंक है वो एक न्यूट्रल स्टेबलाइज पोजीशन नहीं है. एक मसल ग्रुप ज्यादा एक्ट कर रहा है, एक कम काम कर रहा है, राइट? तो व्हाट वी नीड टू डू इज फॉर द ट्रंक टू अचीव बैलेंस, वी नीड टू हैव both the muscle groups. One is the abdominals and the extensors, back extensors. वो एक सिंक में होने चाहिए, ठीक है? वो the groups need to work simultaneously, तभी आपका ट्रंक स्टेबल होगा. आप जब तो देखा होगा तो कैसे चलते हैं, उनका ट्रंक कहीं और जा रहा होता है, लेग्स कहीं और जा रही होती है, राइट? ओनली बिकॉज उनके ट्रंक मसल्स में वो स्टेबिलिटी नहीं है. व्हाई? बिकॉज दे आर नॉट एबल टू अचीव co-contraction. आई एम स्टैंडिंग राइट नाउ, I need to activate both the trunk muscle, abdominals and the extensors simultaneously. अगर कोई भी ग्रुप ज्यादा एक्ट करे ना, abdominal and foremost that you need to correct the trunk. That is, पहले आप पेशेंट का जो ट्रंक एक्सटेंशन है वो ठीक करो. अभी ट्रंक एक्सटेंशन नहीं है, ये कंप्लीट फ्लेक्स पोजीशन है, राइट? उसके बाद थोड़ा सा पेशेंट को बोलो हाँ जस्ट लाइक ये और एक प्रोसीजर है, दैट्स एनडीटी सिटिंग. व्हाई? बिकॉज बोथ कुछ टाइम पहले रेसिप्रोकल इनहिबिशन क्या है? एक मसल बहुत ज्यादा एक शांति में तभी मूवमेंट हो रहा है ना, बट मूवमेंट के लिए यू नीड रेसिप्रोकल इनहिबिशन. इफ यू नीड
or if you want a movement to take place at a particular joint, you need to have reciprocal elevation. But if you need to stabilize a joint, you need to have co-contraction. ठीक है? Movement के लिए आपको reciprocal elevation चाहिए, क्योंकि अगर दोनों muscles एक साथ काम करेंगे तो movement होगा नहीं. But stabilization में क्या है? Movement नहीं होता है. उस time stability होती है. And the importance is that co-contraction has to take place. दोनों मसल्स कुछ लेवल तक साइमल्टेनियसली काम करने चाहिए, तभी आपका ट्रंक स्टेबलाइज या कोई भी जॉइंट स्टेबलाइज रहेगा. फाइन. ये आप ट्रंक इस सिटिंग पोजीशन में कोई भी एक्टिविटी आप दोगे, राइट, इन अ सेंस अगर आप जैसे पेशेंट को बोलोगे कि रीच फॉरवर्ड करना या साइड रीच करना या बैकवर्ड रीच भी कराते हैं पेशेंट को, राइट, तो वो स्टैटिक से डायनामिक में चला गया, राइट, स्टैटिक से डायनामिक में चला. अब मैं कुछ चीज़ें आपको बताऊं जिससे हमारी थोड़ी सी ये स्टैटिक स्टेबिलिटी बढ़ेगी. जैसे ये है रिदमिक स्टेबलाइजेशन. ये एक प्रोसीजर है पीएनएफ में. What does it say? It says alternating isometric contractions of agonist and antagonist, no motion allowed. इस sort of core relax हम करा रहे हैं, लेकिन core relax में हम सिर्फ मसल पे फोकस करते हैं, राइट, लेकिन रिदमिक स्टेबलाइजेशन में हम दोनों मसल्स पे फोकस करेंगे. ना होल्ड रिलैक्स वी फोकस ऑन ओनली वन ग्रुप ऑफ मसल्स या ओनली वन मसल, बट इन केस ऑफ रिदमिक स्टेबलाइजेशन वी फोकस ऑन बोथ द मसल ग्रुप्स, agonist as well as antagonist, या anterior musculature and the posterior musculature. तो हम क्या कर सकते हैं? सिंपल, फर्स्ट अचीव दिस पोजीशन, क्योंकि मल्टीपल स्क्लेरोसिस या सेरेब्रल अटैक्सिक पेशेंट्स में ट्रंक की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होती है. और एक चीज़ मैं आपको बताऊंगा, वी आर लिटरली शॉर्ट ऑफ टाइम. जब हम बैलेंस की बात करते हैं ना, बॉडी में कोई भी जॉइंट हो, कोई भी पार्ट हो बॉडी का, यू नीड टू हैव योर ट्रंक स्टेबल. ठीक है? मान लो कोई पेशेंट ऐसा है जिसका ट्रंक स्टेबल नहीं है, वो बिल्कुल नहीं चल पाएगा. अगर उसकी लोअर एक्सट्रीमिटीज में जितनी मर्जी स्ट्रेंथ हो, इट डजंट मैटर एट ऑल, क्योंकि जब उसका ट्रंक, जब उसका प्रॉक्सिमल पोर्शन है बॉडी का, वो स्टेबल नहीं है. क्योंकि ट्रंक का फंक्शन क्या है? इट नीड्स टू होल्ड सेंटर ऑफ ग्रेविटी विद इन द बेस ऑफ सपोर्ट. जब ट्रंक ही स्टेबल नहीं है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी एक्सकर्शन कर रहा है, यहाँ जा रहा है, वहाँ जा रहा है, विल द पेशेंट बी एबल टू, ही विल नॉट बी एबल टू इवन स्टैंड. वॉकिंग की तो बात ही नहीं है. सो अगर आपको मोबिलिटी ट्रेनिंग करानी है, गेट ट्रेनिंग करानी है, होप यू आर नॉट गेटिंग लेट. पुअर साइकोलॉजी. अच्छा, अगर पेशेंट को चलना है अच्छे से, what the patient has to do is he has to have his trunk stable. Fine. तो तभी आप पेशेंट से एक्सपेक्ट कर सकते हो कि ये फिर आगे चल के अच्छे से चलेगा. अगर लोअर एक्सट्रीमिटी कितना भी आपने स्ट्रेंथन किया है, कितना भी अच्छा किया है, लेकिन प्रॉक्सिमली आपने उतना ज़्यादा ध्यान नहीं किया है, तो डोंट एक्सपेक्ट एनी गुड मोबिलिटी इन द पेशेंट, राइट, या एम्बुलेशन या गेट. फाइन. सो रिदमिक स्टेबलाइजेशन इज what you are doing is, say I'll have this placement in rhythmic stabilization. First, I'll tell the patient to show some resistance. I'm pushing him back, and he's going to push me in the opposite direction, forwards, right there. Just hold it for some time. Hold it for 5 to 10 seconds, right? And immediately reverse the direction. Now what I'm doing is I'm doing the opposite. I'm pushing the patient forward and he's going to push me back. Right? These are alternating isometric contractions. I'm not letting any movement happen here. मैं कोई movement allow नहीं कर रहा हूँ यहाँ, right? Again I'll reverse, no. But understanding इतनी होनी चाहिए patient की कि मैं जब भी हाथ का placement करूँ ना, तो he should be able to understand कि मेरे को किस डायरेक्शन में जाना है. वो आपको पेशेंट को एक्सप्लेन करना है, राइट. सो अभी तक मैं आगे की तरफ पुश कर रहा था, he was pushing me back. Now when I place my hand on the anterior chest, now automatically patient is going to push me forward like this. Hold it for 10 seconds and reverse it. ये simple flexion extension या anterior posterior direction में आप कर रहे हो. You can repeat the same thing for rotations also, right? से अगर आपको राइट रोटेशन बेटर करनी है पेशेंट में, राइट,
your placements will have to be एक hand आपका left shoulder पे आएगा, एक right scapula पे आएगा, right? What you need to tell the patient is कि आप right rotation करके दिखाओ मुझे. Right hand से मैं क्या कर रहा हूँ, इसकी anterior movement को resist कर रहा हूँ, लेकिन left hand placement से मैं इसकी posterior, क्योंकि anterior rotation में अगर इसको right rotation करनी है, his left shoulder has to go anteriorly, right, in the anterior direction, and the right scapula or the right shoulder will go posteriorly. तो मुझे क्या करना है, मुझे इसको resist करना है, right? Hold, then reverse the direction. I am working on both the rotations simultaneously. So this is what is called as rhythmic stabilization. ये trunk में बहुत अच्छे से कर सकते हो, and it is one of the best techniques that you can use in terms of achieving trunk stability. कोई भी patient हो, particularly the multiple sclerosis patient. Dynamic reversal, same thing. You will do same thing, but you will allow movement. It's also called as slow reversal. That means reversal is taking place. Rhythmic stabilization में हम movement को allow नहीं करते थे, यहाँ पे हम movement allow करते हैं. Alternating isotonic contraction. So next slide. You got this? ये कुछ एक्टिविटीज हैं. हाँ, से देखो इन पिक्चर्स में. अभी जब हम यहाँ पे बैठे हुए, आदिल यहाँ पे बैठा हुआ कागज पे, जो सरफेस है, सरफेस क्या है? फर्म सरफेस है ना. इट्स नॉट मूविंग. इट्स नॉट दैट सॉफ्ट सरफेस, है ना. तो ये स्टैटिक पोजीशन है. अब इसी आदिल को अगर मैं बिठाऊं इस वेस्टिबुलर बॉल पे, तो इट विल बिकम अ डायनामिक एक्टिविटी. व्हाई? ये तो मूव करेगी ना. And then patient has to put some efforts in order to control, to stabilize that his trunk against the forces of the vestibular wall. ठीक है? तो ये एक progression activity हो सकता है. You start with the static activities and you go further towards the dynamic activity. ये एक dynamic activity. अच्छा, इसको further थोड़ा सा fruitful बनाने के लिए what you can do is you can go some arm patterns. है ना. ये देखो क्या कर रहे हैं वहां पे. इसको PNF की लैंग्वेज में हम बोलते हैं diagonal pattern. D1 D2 flexion, right? ये D2 flexion कर रही है इस टाइम. D2 flexion, D2 extension, D1 flexion, D1 extension, right? तो अब अपर एक्सट्रीमिटी का क्या लिंक है? पहले चलो ठीक है, हमने बॉल रख दी नीचे, उससे थोड़ा सा ट्रंक में थोड़ा सा वो चैलेंज आ रहा है, तो ट्रंक इज एक्टिंग. बट अपर एक्सट्रीमिटी का ट्रंक के साथ क्या लिंक है? ये अपर एक्सट्रीमिटी को क्यों इन्वॉल्व कर रहे हैं? क्यों कर रहे हैं? Exactly. See, these are called as functional linkages. ये भी कभी अगर फ्यूचर में आएंगे, I'll tell you what this is called as kinetic chains. जो हमारी बॉडी है, आपने क्लिनिकल प्रैक्टिस में भी आपके सीनियर्स ने देखा होगा कि our body is connected in series, or joints are connected in series. एक जॉइंट में प्रॉब्लम हो ना, कभी हम बोलते हैं, जैसे ऑर्थोपेडिक रिहैब में बताते हैं कि अगर फुट का इन्वर्जन हो या इवर्जन हो, तो इट्स डेफिनेटली गोइंग टू अफेक्ट योर स्पाइन. ये कैसे हो रहा है? बिकॉज there's a linkage, there's a relationship, there's a connection between various parts of the body. Same is the case here. आप अपर एक्सट्रीमिटी का इन्वॉल्वमेंट क्यों कर रहे हैं? क्योंकि अपर एक्सट्रीमिटी इज इंटरनली कनेक्टेड विद द ट्रंक. और इट हैज बीन सीन, अगर हम EMG स्टडीज और या बाकी सारी जो माइक्रो लेवल की स्टडीज होती हैं, जब हम उसे नॉर्मल रीच करते हैं ना, रीच क्या सोचते हैं कि अपर एक्सट्रीमिटी का फंक्शन है, मगर इट हैज बीन सीन कि रीच इवन करने से पहले हमारी कुछ ट्रंक मसल्स एक्टिवेट हो जाती हैं. क्यों? व्हाई? व्हाट इज द रीजन? रीजन इज, अगर कोई भी बॉडी पार्ट मूव हो रहा है ना सामने की तरफ, देयर हैज टू बी सम सपोर्ट सिस्टम जो इसको होल्ड करे. अगर कोई होल्डिंग सिस्टम नहीं हो तो क्या होगा? डायरेक्शन कुछ भी हो सकती है, जो हमारा डिजायर्ड आउटकम है वो नहीं मिलेगा. विल नॉट गेट द डिजायर्ड, राइट? सो that's what is called as, in technical terms, that's called as anticipatory postural control. वो अभी आपके समझ में शायद नहीं आएगा. That's why what we are doing is we are involving the upper extremities also in training the
postural control या in strengthening these trunk muscles, right? So these अच्छा एक unilateral हो गया, bilateral activities हो गई. अच्छा जो last picture है हम क्या कर रहे हैं? हम patient को धीरे-धीरे progress कर रहे हैं. We are challenging the patient, right? यहाँ पे एक level of control चाहिए था patient को. वहाँ पे क्या कर रहा है? She's simultaneously lifting one lower extremity and the opposite upper extremity. तो ये तो बहुत ज़्यादा challenging हो जाएगा patient के लिए. But this is progression. These are all dynamic activities that we can do for training the trunk control your balance. Right. Next slide, please. Hope you got this. Yes, sir. Next. Sit to stand transition ये भी बहुत important है. क्योंकि इस ट्रांजिशन में पेशेंट कभी भी गिर सकता है, कभी भी कोलैप्स हो सकता है और अदर पेशेंट कैन सफर फ्रॉम अदर प्रॉब्लम्स. देन यू नो इफ अ पेशेंट फॉल्स ड्यूरिंग दिस ट्रांजिशन, अगर वो कुछ नहीं कर पाया तो क्या होगा? डेफिनेटली अगर पेशेंट नीचे गिर गया, हील हर्ट हिज वर्टिब्रल कॉलम या स्पाइनल कॉर्ड या जो भी है, तो ये नहीं होना चाहिए. व्हाट ये सिट टू स्टैंड ट्रांजिशन जो है ना, ये अपने आप में एक बड़ा इसमें मैं एक दिन पूरा बोल सकता हूँ. ये सेट टू स्टैंड ट्रांजिशन कैसे होता है, कौन सा जॉइंट पहले एक करना चाहिए, कौन सा बाद करना चाहिए. हमारे पास टाइम कितना है मैम? बस 4 तक? नहीं एक दिन. अच्छा, आर यू फाइन? यस सर. आपको समझ में आ रहा है? मैं आधा घंटा और बढ़ा सकता हूँ, प्रोवाइडेड यू आर इंटरेस्टेड. यस सर. अगर आप में इंटरेस्ट है तो, नहीं तो दिस इज नो पॉइंट. Fine. I'll talk something about this sit to stand transition. ये बहुत important है हमारी लाइफ, isn't it? अगर बेटा बस अगर टायर्ड sit, this is not tired. Usually देखो जो नॉर्मल मैकेनिक्स है इसका सिट टू स्टैंड ट्रांजिशन का, हम क्लिनिकल प्रैक्टिस में बहुत सारी मिस्टेक्स करते हैं इसमें. क्योंकि जब आप पेशेंट को खड़ा करते हैं तो उस पोजीशन इट इज इटसेल्फ एन एक्टिविटी. ये एक ट्रीटमेंट मेथड है. उसको कैसे खड़ा करना है पेशेंट को, ये तो समझा रहा है आपको पेशेंट. लेकिन इसमें बहुत सारी चीजें हम गलत कर रहे हैं, वो मैं आपको समझाऊंगा आज कि हम पेशेंट को कैसे खड़ा करेंगे फ्रॉम दिस सिटिंग पोजीशन. अब आ जाओ बेटा, एक चेयर लो. मैं देखिए 2 चेयर ऐसे. This is all related to multiple sclerosis. Don't get diverted. मैं कोई और चीज नहीं बता रहा हूँ, right? क्योंकि multiple sclerosis में ये ट्रांजिशन बहुत इंपॉर्टेंट है. मैं थोड़ा सा आपको बताऊं, मल्टीपल स्क्लेरोसिस और ज्यादा प्रॉब्लमैटिक है देन दैट ऑफ स्ट्रोक. पता है क्यों? जरा बताओ मुझे, व्हाई इज इट सो डिफरेंट फ्रॉम स्ट्रोक? क्या डिफरेंसेस हैं स्ट्रोक और मल्टीपल स्क्लेरोसिस इन टर्म्स ऑफ चैलेंजेस दैट अ मल्टीपल स्क्लेरोसिस पेशेंट इज फेसिंग? अगर आप कंपेयर करो ना एक स्ट्रोक केस को विद द मल्टीपल स्क्लेरोसिस, आपको क्या लगता है ज्यादा प्रॉब्लम्स कहाँ पे होंगी? आप बताओ मुझे, बताओ बेटा. यस, बताओ मुझे. एग्जैक्टली, मैं वाज राइट. एब्सोल्युटली राइट. स्ट्रोक इट इज हेमी, है ना, हेमीप्लीजिया है या हेमीपैरालिसिस है, बट द अदर हाफ ऑफ द बॉडी इज वर्किंग, देयर इज नो प्रॉब्लम, राइट? एक साइड बैठा हुआ है या कम काम कर रहा है, बट दूसरा साइड तो फंक्शनल है ना, देयर इज नो प्रॉब्लम. अच्छा, पेशेंट की जो लेवल ऑफ डिपेंडेंस है वो उतनी ज्यादा नहीं है. व्हाई? बिकॉज अगर कोई नहीं भी है ना घर पे, तो वो नॉर्मल साइड को यूज करके ही कैन अप एंड वॉक अराउंड एंड देन गो आउट इन द लॉन एंड डू हिज थिंग्स, राइट? बट मल्टीपल स्क्लेरोसिस में क्या है? This problem can affect any part at any time. It affects your cerebellum, it affects your vision, it affects your balance, it affects your voluntary movements. So problems are multiplied. नहीं ज़्यादा होंगी ना प्रॉब्लम. तो अब sit to stand activity कहाँ पे ज़्यादा problematic होगी? Multiple sclerosis than that of stroke, right? इसीलिए ये जो transition है ये बहुत ज़्यादा important है.
इसमें कुछ चीजें मैं बताऊंगा which you can relate to stroke also, but primarily you have to focus on the multiple sclerosis. बैठो बेटा, give me a higher chair, इससे थोड़ा ऊंचा वाला chair. बेटा ये जो है ना, ये थोड़ा सा हाइट लग रहा है, हाँ? इस चेयर का बेस थोड़ा नीचे है ना, इसका कहाँ है? अब बेटा आप उठो, जैसे मर्जी उठना है, नहीं विदाउट सपोर्ट. अब वहां से उठो आप, कौन सा इजी? नहीं, he will tell you are not feeling it. आदिल will tell कि आदिल को वहां से पेशेंट को इजी लग रहा है ना? व्हाट्स द रीजन? हायर बेस है ना. अब हायर बेस से क्या होगा, जो आंख का मूवमेंट पेशेंट को यहां से चाहिए ना, उसका हाफ चाहिए वहां से. Considering that patient's low sit to stand activity, it is all determined by the lower extremity strength. और जो आपका टंग का कंट्रोल, मान लीजिए पेशेंट वीक है, उसको हम दो सिचुएशंस दे रहे हैं, मल्टीपल स्क्लेरोसिस हो या स्ट्रोक हो, उसको दो सिचुएशंस दे रहे हैं. एक सिचुएशन में है जहाँ पे उसको उस सरफेस से खड़ा होना है जो बिल्कुल लो सरफेस है. दूसरा सिचुएशन वो है, तो ऑब्वियसली इजी कहाँ से होगा? इजी हायर सरफेस से होगा, क्योंकि एफर्ट कम लगेगा इसमें. Right. I'll tell you the difference. I'm coming to that thing, right? मैं और भी थोड़ा सा height इसका increase करूँगा. That basically depends on the patient's level of severity. मान लो patient कोई है जो बहुत ज़्यादा severe case है, तो उसके लिए ये वाला जो base है ना, ये भी ठीक नहीं है. उसके लिए मैं और थोड़ा सा base बढ़ाऊँगा. But what you need to do is, the therapist has to do is, he has to guard the patient. ऐसा भी हो सकता है कि ये जो बता रहे हैं मैम, जो बोल रहे थे अभी कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो हायर तो जाना ही है, बट वी आर गोइंग फ्रॉम वन पोजीशन वेयर द सेंटर ऑफ ग्रेविटी इज लोअर टू अ पोजीशन वेयर इट इज डेफिनेटली गोइंग टू बी हायर. ठीक है, इस ट्रांजिशन में तो यही तो हमारा ट्रांजिशन है. बट द ओनली थिंग यू नीड टू डू इज यू नीड टू गार्ड द पेशेंट, यू नीड टू बी विद द पेशेंट सो दैट इस ट्रांजिशन में पेशेंट को प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए. बट अगर सीवियर केस है, so what we can do is we can have some higher surfaces than that of the lower surfaces. क्यों? क्योंकि इसमें effort कम है, right? मान लीजिए again sit to stand transition. What is the objective? Objective क्या है इस transition का? Objective क्या है? We need to make the patient stand, right? तो जितना हम करीब होंगे to that standing, mechanics या biomechanics, उतना अच्छा है. इसीलिए मैं क्या बोल रहा हूँ, अगर पेशेंट ज़्यादा सीवियर है, we don't think that the patient will not be or may not be able to get up from this surface. What we can do is we can increase the seat, but the only thing is we have to be with the or around this patient. अच्छा बेटा, मुझे ये बताओ, आप पहले बिल्कुल पीछे जाओ, है ना, and then get up. Fine. इसको आपने अच्छे से appreciate किया, बैठो वापस. Come slightly forward. और थोड़ा and get up. Which is easier? This one. This way. Look at the patient, right? एकदम पीछे जा रहे हैं. Fine. या आप सब लोग इस टाइम चेयर्स पे बैठे हैं. Do it. I want you all to do this. पहले आप पीछे बैठो बिल्कुल, because you need to feel all these things. पहले first situation is you sit well back in the chair and then get up. Okay. अब बैठो. अब थोड़ा सा आगे आ जाओ चेयर से. And towards the edge of the chair and then get up. Which one is easier? Second one or first one? Who says second? Who says first one? पहला आपको इजी है.
नाम क्या है? उमर भाई, चलो उठ। हिलना नहीं है, पोजीशन आपकी सेम रहनी चाहिए। वापस बैठो, स्माइल, बैठो वापस। अब थोड़ा आगे पीछे, हाँ, और आगे हल्का सा एंड गेट अप। क्या लगा? Second one is right. Second one is always easy क्योंकि जितना आपका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी वो बहुत पीछे होगा in relation बेस ऑफ सपोर्ट का है। अब सेंटर ऑफ ग्रेविटी देखो कहाँ फॉल कर रहा है। जितना ज्यादा पीछे होगा उतना पेशेंट को एफर्ट लगेगा, उतनी डिमांड आएगी बॉडी से। तो जितना आप सामने हो, जितना आप as closer you are to the base of support, it will be easier for the patient to move on, right? To make this transition. One. Now, second thing, the third thing, sorry. ये दो आपकी समझ में आ गए? Fine. I'm talking about sit to stand transition. What all as therapists you need to take care of, right? अब एक काम करो, आप थोड़ा सा पैर खोल के रख के then get up. Look at him. ठीक है? हाँ? किसी से? हाँ, yes. Get up. Fine. वापस बैठो. थोड़ा सा बेस ऑफ सपोर्ट अपना काम करवाओगे. ना. हाँ. Do normal. अब get up. Which one is easier? Which one? Which condition? Second condition. हमने क्या किया? बेस ऑफ सपोर्ट काम किया. लेकिन हम पढ़ते क्या हैं? पेशेंट का बेस ऑफ सपोर्ट बढ़ाओ। ये एक मिसकंसेप्शन है ये भी रिलायबल, लेकिन हमें ये देखना हम क्या कर रहे हैं, राइट? अगर हमें स्टैटिक बैलेंस चाहिए, स्टैटिक कोई पोजीशन चाहिए, फॉर दैट व्हाट यू कैन डू इज यू कैन इंक्रीज द विड्थ ऑफ बेस ऑफ सपोर्ट, बट जहाँ पे डायनामिक एक्टिविटी की बात आ रही, यू नीड टू रिड्यूस द बेस ऑफ सपोर्ट। इसको बोलते हैं न्यूरो रिहैब की लैंग्वेज में लेस इज मोर। अगर आपका बेस ऑफ सपोर्ट कम है, आप एक्टिविटी इजीली कर सकते हैं। अगर आपका बेस ऑफ सपोर्ट बहुत ज्यादा है ना, दैट मींस यू आर वेरी मच स्टेबल फॉर मूविंग और फॉर द पर्पस ऑफ मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, यू नीड टू कंप्रोमाइज विद द स्टेबिलिटी, है ना? आपको अपनी बॉडी की स्टेबिलिटी से थोड़ा सा कंप्रोमाइज करना पड़ेगा, देन ओनली यू विल बी एबल टू मूव। अगर आपकी बॉडी जैसे चिनार के पेड़ की तरह वो रही ना स्ट्रॉन्ग, you will not be able to move. So for moving from one place to another, you need to restrict the base of support. हम क्या करते हैं, जब भी पेशेंट को उठाना होता है, हम बोलते हैं पेशेंट को, अरे यार ये बेस ऑफ सपोर्ट बढ़ा दो, एंड देन इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर द पेशेंट। तो ये कुछ चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है व्हेन इट कम्स टू सिट टू स्टैंड ट्रांजिशन। आप ये चीजें जब प्रैक्टिकली करोगे ना, यू विल फील अ लॉट ऑफ डिफरेंस, ठीक है? तो ये चीजें आप अप्लाई कीजिए, यू विल गेट गुड रिजल्ट्स। अच्छा, इससे क्या होगा, जब पेशेंट में थोड़ी सी इजीनेस आएगी रिगार्डिंग दीज एक्टिविटीज, तो आपका जो आपकी फैसिलिटेशन है, जो आपका सपोर्ट है पेशेंट, वो तो ऑटोमेटिकली 50% कम हो जाएगा। देन यू कैन डेडिकेट योर हैंड्स, आपका तो ज्यादा हाथों का काम है, राइट? यू कैन डेडिकेट वन हैंड टू अदर एस्पेक्ट्स ऑफ द रिहैब आल्सो। आपको मान लो नेक पेशेंट की स्टेबलाइज करनी, जब आपके दोनों हाथ ट्रंक पे रह गए तो नेक को कौन स्टेबलाइज करेगा? You are by yourself, there is nobody around you. So with this you can achieve a lot for the patient and for yourself, right? So this was something about, ये बहुत एक लंबा चौड़ा है, इसकी मैकेनिक्स, कौन सी जॉइंट पे कौन सा एंगल बनना चाहिए, ये कभी वो डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह, ठीक है? फिलहाल इतना आपके लिए काफी। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। हाँ, किसी ने सुना है? सुना है किसी ने? This is called as balance-based torso weighting. Torso is right. तो हम इसमें क्या करते हैं, हम एक वेस्ट बनाते हैं, स्मॉल जैकेट हम बना देते हैं, इसमें छोटे छोटे पॉकेट्स बनाते हैं वेट्स के लिए, एंड वी पुट सम वेट। आपके पास कभी पेशेंट्स आए विद ट्रैवल्स, आप क्या करते हो? यस, हम वेट्स देते हैं ना, जैसे रिस्ट ट्रैवल्स या हैंड, हम ब्रेसलेट्स देते हैं थोड़े बहुत।
दिस इज कॉल्ड एज वेट थेरेपी। इससे क्या होता है, वेट से क्या होगा, हम बॉडी में एक्स्ट्रा वेट पुट करेंगे तो क्या होगा, कैसे कैसे, वो तो उल्टा हेवी हो जाएगा, पेशेंट कैसे चलेगा। मान लीजिए पेशेंट का अपना वेट 50-60 किलो है, आप 3-4 किलो और डाल रहे हैं, वो तो एक चैलेंजिंग एक्टिविटी बन जाएगी ना पेशेंट के लिए। दैट्स गोइंग टू बिकम मोर चैलेंजिंग फॉर द पेशेंट, इजंट इट। तो वेट क्यों आप ऐड कर रहे हो, जोर से बोलो बेटा। Yes, to some extent, yes. आप जॉइंट लोडिंग पड़ी होगी ना, जॉइंट लोडिंग पड़ी है ना। मल्टीपल स्क्लेरोसिस में क्या हो रहा है, मैंने आपको पहले ही बताया कि जो वो स्पाइनल कॉर्ड का जो पोस्टीरियर एस्पेक्ट है ना, उसमें गड़बड़ हो रही है। आपकी जॉइंट्स से और आपकी मसल से जो इंफॉर्मेशन ऊपर जानी है ना, वो अच्छे से नहीं जा रही है। अब हम एक्स्ट्रा वेट से क्या कर रहे हैं, एक्स्ट्रा वेट से हम जॉइंट की लोडिंग बढ़ा रहे हैं, सो दैट मोर एंड मोर प्रोप्रियोसेप्टर्स गेट एक्टिवेटेड। इसका मैकेनिज्म यही है। नहीं तो एक्स्ट्रा, अगर पेशेंट ऑलरेडी अपना बॉडी वेट नहीं कंट्रोल कर पा रहा है, तो एक्स्ट्रा वेट डालने से प्रॉब्लम हो जाएगी ना उसमें, है ना। लेकिन हाउ इट वर्क्स इज, इट लोड्स योर जॉइंट्स, मोस्ट इंपॉर्टेंटली द स्पाइनल वर्टेब्रल कॉलम, इसमें भी प्रोप्रियोसेप्टर्स होते हैं, राइट। देन what will happen with that is, it will activate more and more proprioceptors that will give more information to the central nervous system about the position of the joints in the space, right. So उससे क्या होगा, ऑटोमेटिकली, मैंने पहले ही बोला कि जब आपकी प्रोप्रियोसेप्शन अच्छे से काम नहीं कर पा रही, तो आपकी जॉइंट पोजीशन आपको पता ही नहीं चल रहा। You need to be aware about the position of your joints or the body in order to maintain balance. बैलेंस को मेंटेन करने के लिए आपको पूरा पता होना चाहिए कि आपकी बॉडी कहाँ है, आपका जॉइंट कहाँ पे है, आपकी मसल किस टेंशन में। तो इससे क्या होगा, इससे वो थोड़ी सी वो एक्स्ट्रा लोडिंग हो जाएगी जॉइंट्स पे। इससे प्रोप्रियोसेप्टर्स जितने भी बचे उनको हम एक्टिवेट, कोई चीज़ एक्टिवेट कर रही है ना, हम स्ट्रेच कर रहे हैं या हम कोई रेजिस्टेंस एक्सरसाइज करा रहे हैं, उससे क्या हो रहा है, उससे हमारे जॉइंट या मसल के जो रिसेप्टर्स है ना, टेंशन रिसेप्टर्स, कॉल्ड एज प्रोप्रियोसेप्टर्स, वो एक्टिवेट हो रहे हैं। उससे हमें पता चल रहा है हाँ पेशेंट मतलब मसल में कौन सी मूवमेंट हो रही है, स्ट्रेच पोजीशन में है, शॉर्टन पोजीशन में, ये सब। सो दिस टेक्निक वर्क्स ऑन दैट वेरी मैकेनिज्म कि आपकी जो प्रोप्रियोसेप्टर्स की लोडिंग होती है बॉडी में, एंड इट हैज बीन सीन, पता चला वेट भी देना है। मान लो आप 10-15 kg दे दिया पेशेंट को, नहीं चल पाएगा, राइट। इसका जो कन्वेंशन है, इसका कन्वेंशन ये है कि इसका रूल ये है कि अराउंड 2.5% ऑफ द बॉडी वेट आप इसमें दे सकते हैं। वो भी आपको सिर्फ एंटीरियरली प्लेस नहीं करना है, आपको ये देखना है जब आप पेशेंट को देखोगे ना, यू नीड टू सी हिज एटीट्यूड ऑफ वॉकिंग। अगर पेशेंट आपको लग रहा है पेशेंट हैज अ टेंडेंसी टू फॉल फॉरवर्ड, what you need to do is you need to reverse the placement of the weights, right? या अगर आपको लग रहा है कि दोनों डायरेक्शंस में उतना अच्छा बैलेंस नहीं है, so you need to put some weights anteriorly and posteriorly, वो आपको देखना है, right? So only 2.5% of the body weight placed on the body and in various positions, so this will definitely help trunk का balance maintain, right? You got it? Next please. ये भी सुना होगा आपने, हिप्पोथेरेपी आपने कभी सुना है? ये लेटेस्ट ट्रेंड है, लेटेस्ट तो नहीं होता, ज्यादा लेटेस्ट नहीं है, बट है लेटेस्ट, हमारे लेटेस्ट। अब मैंने ये स्लाइड यहाँ पे क्यों डाला, क्योंकि ये हम कर सकते हैं। अब जरूरी नहीं कि हर घर में घोड़ा ऐसा नहीं, बट यू कैन क्रिएट। अब इस पिक्चर से ये बुरा नहीं कि आपको एक घोड़ा खरीदना जरूरी है, नहीं, बट यू कैन क्रिएट अ सेटअप लाइक जहाँ पे से अगर घोड़ा नहीं है, एक साइकिल तो ये काम कर सकता है ना, राइट, साइकिल तो कर सकता है। इससे क्या होता है, विद द मूवमेंट ऑफ आपके पेल्विस की जो मोबिलिटी वो बढ़ती है। वन सेकंड इज जब घोड़ा एक डायरेक्शन में जाता है, दूसरे डायरेक्शन में जाता है, यू टेंड टू फॉल। अगर आपकी बॉडी में उतना ज्यादा मतलब कंट्रोल नहीं होगा ना, तो इट गिव्स यू एन अपॉर्चुनिटी टू करेक्ट योर बैलेंस, है ना। जब आप यहाँ की तरफ थोड़ा सा गिर रहे हो, एंड व्हाट यू ट्राई टू डू इज यू ट्राई टू कंपेंसेट, यस कंपेंसेशन, ठीक है। अच्छा, कंपेंसेशन से और एक बात याद आ गई
कि आपका जो मैनेजमेंट होना चाहिए ना वो कंपनसेटरी मैनेजमेंट नहीं होना चाहिए। कंपनसेटरी मैनेजमेंट इज मल्टीपल स्क्लेरोसिस पेशेंट नॉट एबल टू डू हैंड टू माउथ, यू विल आस्क द पेशेंट, अगर उसका लग रहा है आपको कि राइट साइड ज्यादा अफेक्टेड है, लेफ्ट उतना नहीं है, ठीक है, नहीं, दिस इज कंपनसेशन। कंपनसेशन नहीं चलता है इसमें, कंपनसेशन एक लेटर रिजॉर्ट होता है, यू इट्स द लास्ट रिजॉर्ट फॉर थेरेपिस्ट की आप एक कंपनसेशन मूवमेंट में ऐड कर दो, लेकिन हाउ योर ट्रीटमेंट हैज टू बी रेमेडियल, आपको हर चीज के लिए एक रेमेडी देनी पड़ेगी, राइट। तो आपको ऐसा ट्रीट करना पेशेंट को कि जो अफेक्टेड एरिया है वो काम में आना चाहिए, ना कि जो नॉर्मल या लेस अफेक्टेड है उसको काम में लाना, राइट। सो दैट इज व्हाट इज कॉल्ड एज कंपनसेशन। इट इंप्रूव्स बैलेंस को मैंने बता दिया, इससे क्या हमारी बॉडी में पोस्चरल रिएक्शंस होती हैं। जैसे मैंने एक रिएक्शन बता दिया, आप अगर एक साइड में गिर रहे हो यू टेंड टू कम बैक, साइड गिर रहे हो योर ट्रंक मस्कुलेचर जो लैटरल मस्कुलेचर है, आपका जो वेस्टिबुलर सिस्टम है, अच्छा वेस्टिबुलर सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट है, वेस्टिबुलर रिहैब